क्या क्या सीखेंगे। इस भाग में हम पोषक तत्व, पोषण और दैनिक पोषण आवश्यकता यानी आरडीए के बारे में जानेंगे। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि पोषक तत्व और पोषण क्या होता है। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप भोजन का अर्थ और उसकी परिभाषा समझ पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये बता पाएंगे, पोषण को परिभाषित कर पाएंगे और पोषक तत्वों को क्लासिफाई यानी वर्गीकृत कर पाएंगे। सबसे पहले भोजन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फूड एक पदार्थ है या कहिए कि वो एक सब्सटेंस होता है जो सूखा हो सकता है, जैसे ड्राई फ्रूट हम खाते हैं, या बेमौसम के फलों को हम सुखा के रख लेते हैं। जो ठोस हो सकता है जैसे चावल या रोटी, जो जमा हुआ हो सकता है जैसे आइसक्रीम हो गई या फ्रोज़न मटर हो गई, जो तरल भी हो सकता है जैसे मिल्क शेक या फिर पतली खिचड़ी हो गई या दाल का पानी हो गया। तो फूड जो है वो किसी भी रूप में या फॉर्म में हो सकता है जिसको खाया जाता है दो रीज़न से। एक तो उसके टेस्ट के लिए, जैसे आप कभी टिक्की खाते हैं, या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए यानी उसके पोषक तत्वों की गुणवत्ता के लिए, जैसे हमें दलिया खाना होता है या फिर हम करेला खाते हैं। तो भोजन को चबाकर या निगलकर खाया जा सकता है। तो अगर हम कहें तो भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसको टेस्ट या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए खाया जाता है। आइए अब भोजन के एलिमेंट्स को समझते हैं यानी उनके घटक को देखते हैं। सवाल ये है कि पोषक तत्व होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रासायनिक पदार्थ हैं जो भोजन में होते हैं और हमारी बॉडी उनका पर्याप्त मात्रा में बनाने में सक्षम नहीं होती। इसलिए पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत है, मुख्यतः 3 कामों को पूरा करने के लिए: जीवन के लिए, विकास के लिए और बॉडी में होने वाली टूट फूट के बाद मरम्मत के लिए। हमने अब तक जाना कि भोजन क्या होता है, उसके बाद उसके घटक कौन से होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। ये एक विज्ञान है यानी तार्किक है और मान्यताओं पर आधारित नहीं है। ये विज्ञान बात करता है भोजन और पोषक तत्वों की भूमिका की। किसके बारे में? जिसकी मदद से कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो यानी ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें पोषक तत्वों के इस्तेमाल के बारे में यानी बॉडी कैसे उन्हें यूज़ करती है उसके बारे में बताता है, और साथ में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं इसके बारे में भी बताता है। आइए अब पोषक तत्वों को वर्गीकृत करना यानी क्लासिफाई करना सीखते हैं। पोषक तत्वों को उनके कार्यों के अनुसार क्लासिफाई किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट्स के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। सबसे पहला यानी ऊर्जा देने का कार्य, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देते हैं। जो पिक्चर में दिया गया है, जैसे इसमें ब्रेड बनी हुई है, नूडल्स बने हुए हैं और उसमें दलिया बना हुआ है, ये सारे मुख्यतः सोर्स होते हैं ऊर्जा देने के, यानी हमें एनर्जी देने के लिए मदद करते हैं, जिनमें फैट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा कार्य है इनका निर्माणकारी कार्य, यानी रिपेयर करना और उसको मेंटेन करना। हमारे शरीर में क्योंकि पूरे वक्त वो कोई ना कोई कार्य करता रहता है, तो उसमें काफ़ी सारी टूट फूट होती है। उस टूट फूट की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन हमारी मदद करते हैं, मिनरल्स हमारी मदद करते हैं और पानी हमारी मदद करता है। इनके सोर्सेज जो हैं वो पिक्चर में दिए गए हैं, जैसे मीट और मीट प्रोडक्ट्स और साथ में दालें। तीसरा इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? अलग अलग तरीके की बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए। मुख्यतः विटामिन्स और मिनरल्स इसमें हमारी मदद करते हैं, जो कि सारे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में आसानी से हमें मिल जाते हैं।
पूर्व जानकारी का यूज़ करते हैं और एक गतिविधि करते हैं। सबसे पहले घर में मौजूद कुछ फूड आइटम्स जैसे गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जी को टेबल पर रख लें। अब इनको खाद्य समूह के हिसाब से 3 ग्रुप में बांटिए और फिर चेक करिए कि आपने इसे सही वर्गीकृत किया है या फिर नहीं। इसी गतिविधि को बच्चों के साथ भी किया जा सकता है, थोड़े से चेंज के साथ। जैसे आप क्लास को ग्रुप्स में बांट दीजिए और फिर टेबल पर सामान रखवा दीजिए और बच्चों की एक एक करके टीम बुलाइए और उनसे ग्रुप करने को कहिए। जो भी टीम कम समय में और सही ग्रुप करेगी उसको विजेता घोषित करिए। इससे बच्चे खेल खेल में खाद्य समूह के बारे में सीख जाएंगे। हम पढ़ चुके हैं कि पोषण और पोषक तत्व क्या होते हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि अलग अलग पोषक तत्वों के क्या कार्य हैं और वो कौन से स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि पोषक तत्वों की पहचान कैसे करी जा सकती है, यानी कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। दूसरा ये कि पोषक तत्वों के क्या कार्य होते हैं और उनका महत्व क्या होता है। आइए सबसे पहले एक गतिविधि का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को अलग अलग स्रोतों की पहचान करवाई जा सकती है। इसमें सारे स्टूडेंट्स को एक कतार में यानी लाइन में बिठा दीजिए और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। फिर बारी बारी से उनके आगे एक थैला लाइए और उस थैले के अंदर अलग अलग भोज्य पदार्थ रखे हुए होंगे और बच्चों से उन्हें पहचानने को कहिए। जो बच्चे आधे से ज़्यादा सामान को पहचान पाएंगे और कम समय में पहचान पाएंगे, वही बच्चे विजेता कहलाएंगे। आइए अब सबसे पहले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सुनते ही कई सवाल मन में आते हैं, जैसे ये क्या होता है, किन चीज़ों में पाया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट एक जैविक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसके मुख्य 3 कार्य होते हैं। पहला है ऊर्जा देना, दूसरा भूख को शांत करना, स्टोर्ड फूड का काम करना। जैसे आपके घर में जब ज़्यादा भोजन बन जाता है तब आप बचे हुए खाने को फ्रिज में रख देते हैं और दोबारा भूख लगने पर उसको खाते हैं। वैसे ही आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेती है और ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ करती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाने को पचाने में भी हमारी मदद करते हैं, जिसे हम रिफिज या फाइबर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कई तरीके से क्लासिफाई या वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तरीका है उसकी घुलनशीलता पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक घुलनशील और दूसरा अघुलनशील। तो जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम शुगर या फिर शर्करा के नाम से जानते हैं और जो दूसरे अघुलनशील होते हैं उनको हम स्टार्च या फिर मांड के नाम से जानते हैं। अघुलनशील वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो घुलते नहीं हैं, जैसा वो खाद्य पदार्थ जिसमें स्टार्च या मांड होता है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गए, गेहूं हो गया या सारे अनाज हो गए। और शुगर यानी घुलनशील वो होते हैं जो आसानी से घुल जाते हैं, जैसे चीनी जो कि गन्ने से मिलती है, शहद, चुकंदर या सारे मीठे फल। दूसरा पोषक तत्व है फैट यानी वसा। इसका भी कार्य हमको ऊर्जा देने का है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का है। जैसे ठंड में ज़्यादा वसा वाली चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे मेवे और गोंद के लड्डू। बॉडी के इंटरनल अंगों को सुरक्षा देने का भी काम ये करता है। जैसे आप अपने घर में शीशे के सामान को कॉटन में यानी रुई में या फिर पतली पतली कागज़ की धज्जियों में लपेट के रखते हैं ताकि वो किसी कहीं भी तरीके से यानी झटका लगने से वो टूट ना जाए। उसी तरीके से फैट जो है आपके नाजुक अंगों पे एक
पतली झिल्ली सी बनाकर रखता है ताकि झटका लगने पर उन्हें किसी प्रकार की क्षति ना हो। ये बॉडी को शेप देने का भी काम करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। इसको हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त वसा कहते हैं। सैचुरेटेड फैट्स वो फैट होते हैं जैसे सैचुरेटेड और एस से सॉलिड। तो ये वो फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे कंपैरेटिवली थोड़े सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, घी है, या फिर एनिमल या प्लांट फैट। वहीं दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे तेल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे आपके घर में रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीजें। अब तीसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य बॉडी की मरम्मत और उसकी वृद्धि और विकास में मदद करना होता है। ये शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है और हर ऊतक प्रोटीन का ही बना होता है। शरीर के लिए एंटीबॉडीज बनाना, हीमोग्लोबिन बनाना और एंजाइम्स का निर्माण भी इसी के माध्यम से होता है। प्रोटीन को उसके सोर्स के अनुसार भी बांटा जा सकता है, यानी एनिमल और प्लांट प्रोटीन, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं पशु और पादप प्रोटीन। इसका ये अर्थ है जो जिससे प्राप्त हुआ है वो प्रोटीन। अगर हमें प्लांट से प्रोटीन प्राप्त हो रहा है तो हम उसे प्लांट प्रोटीन कहेंगे, अगर वो हमें एनिमल से प्राप्त हो रहा है तो हम उसे एनिमल प्रोटीन कहेंगे। प्लांट में जैसे पल्सेस, लेग्यूम्स यानी दालें और फलियां, ड्राई फ्रूट्स और अनाज। उसी तरफ हम देखते हैं एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन्स में अंडा हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, और मिल्क हो गया या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोटीन पर ही बेस्ड हम एक गतिविधि देखते हैं। इसमें प्रतिभागियों को एक रेसिपी बनानी है। आप देख रहे होंगे कि आपके सीधे हाथ की तरफ कुछ 4 समूह दिए गए हैं, जिसमें अनाज है, दालें और फलियां हैं, बीज है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। जैसे इन चारों ग्रुप में से एक आइटम चूज कर लीजिए। हम मान लीजिए अनाज वाले ग्रुप में से चावल चूज करते हैं। अब उसके साथ कोई ऐसा आइटम चूज करिए जो या तो दाल में से हो, या बीज में से हो, या फिर दूध से रिलेटेड हो। तो मान लीजिए हमने चूज किया दाल। तब रेसिपी बन सकती है खिचड़ी, उत्तपम या डोसा। अगर हम दूध और बीज चूज करते हैं तो हम बना सकते हैं खीर। अब आप भी ऐसी कोई रेसिपी इन समूहों को मिक्स करके बनाइए। ये रेसिपीज एक अच्छा उदाहरण है एक अच्छे प्रोटीन के लिए। अब हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स का मुख्य कार्य शरीर को प्रतिरक्षा देना है। इसके साथ ही वो दूसरे कार्यों में जैसे ऊर्जा देने वाले फूड के एब्जॉर्प्शन में और इस्तेमाल में हमारी मदद करता है। इनको 2 समूह में बांटा जा सकता है। एक है वसा में घुलनशील और दूसरे हैं जल में घुलनशील। पहला समूह लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स का, जो 4 होते हैं। विटामिन्स ए, डी, ई और के। इन सभी के स्रोत और कमी से होने वाले रोग आपको पिक्चर में दिए गए हैं। विटामिन ए पीली और नारंगी सब्जियों में और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। इसकी कमी से आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। विटामिन डी आपको सबसे ज़्यादा धूप से मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में हड्डी से संबंधित रोग हो जाते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये बालों और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और साथ में ये रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत सहायक होता है। विटामिन के खून का थक्का जमाने में, यानी जब आपको चोट लग जाती है और खून बहता है, उसको रोकने में हमारी मदद करता है। ये हरी सब्जियों में, सोयाबीन में, बकरी के दूध में आसानी से मिल जाता है। अब देखते हैं हम दूसरे समूह को, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसे हम कहते हैं पानी में घुलनशील विटामिन्स को। ये होते हैं 9 तरीके के, जो आपके फिगर के माध्यम से दिखाए गए हैं।
इनके स्रोत पिक्चर में दिए गए हैं और इनके नाम उनके बॉक्स में। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। ये खमीर में, गेहूं में, बिना पॉलिश के चावल आदि में पाया जाता है। दूसरा है B2, जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से लिप्स और मुंह के कॉर्नर फटने लगते हैं, जिसे एंगुलर सोमेटाइटिस भी कहते हैं। ये ड्राइड ईस्ट में, दालों में, एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। विटामिन B3, जिसको कहते हैं नियासिन। इसकी कमी से 3D नामक रोग हो जाता है, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी प्रॉब्लम और डिमेंशिया यानी भूलने और मानसिक रोग जैसे हो जाते हैं। फिर है B5 यानी फॉलिक एसिड, जो हरी पत्तेदार सब्जियों में और लिवर किडनी में पाया जाता है, जिसकी कमी से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन B6 की कमी से आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। विटामिन B12, जो बेहद ज़रूरी है नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है। आखिरी है विटामिन C, जो हमें खट्टे फलों में जैसे आंवला, नींबू में आसानी से मिल जाता है। ये ज़रूरी होता है। मिनरल्स या खनिज कई प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर मुख्य खनिज के बारे में बात करेंगे, जैसे कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारी बोन्स यानी हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। इसकी कमी से हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं। ये दूध और दूध से बने उत्पादों में आसानी से मिलता है। दूसरा है आयरन यानी लोहा। ये हमको मिलता है रागी, हरी पत्तेदार सब्जियों में और मीट प्रोडक्ट्स में। इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। आयोडीन की ज़रूरत होती है हमें थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने में। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है सी फूड, या फिर इसको नमक में ऐड करके भी लोगों को दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं आयोडीन वाला नमक। पानी महत्वपूर्ण है व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के लिए। हम खाने के बगैर रह सकते हैं, बट पानी के बगैर नहीं। पानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में और कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। बॉडी के एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारीय संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। ये एक सहायक की तरह काम करता है कई तरह के जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में। ये एक जगह से दूसरी जगह पोषक तत्वों को पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। आइए अब एक और गतिविधि देखते हैं। आप इसे अपने क्लास के बच्चों के साथ करिए। इससे बच्चों के अंदर खाद्य पदार्थों की समझ और विकसित हो पाएगी। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ फूड आइटम्स की फ़ोटो की और पिन्स की। सबसे पहले प्रतिभागियों को एक घेरा बनाकर बिठा दीजिए। फिर एक प्रतिभागी को बुलाइए और उसकी पीठ पर एक फूड आइटम बना दीजिए। मान लीजिए एक संतरे की फ़ोटो है जो आपने उसके पिन से लगा दी। अब उस बच्चे को गेस करना है कि वो क्या है। वो बाकी प्रतिभागियों की तरफ पीठ करके खड़ा होगा और सवाल पूछेगा, जैसे कि उदाहरण के लिए बॉक्स में दिया गया है। और जब वो पहचान लेगा तब दूसरे प्रतिभागियों को बुलाया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग खाद्य समूह के कुछ फूड आइटम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब दूसरे भाग में हम जानेंगे कि हमारे शरीर की दैनिक पोषण आवश्यकता क्या है और कितनी होती है। इस भाग में हम सीखेंगे दैनिक पोषण की आवश्यकता को परिभाषित करना और आकलन करना कि एक महिला, पुरुष या फिर बच्चे को एक दिन में कितनी पोषण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम एक गतिविधि करते हैं, जिसे हम रिकॉल डाइट चार्ट भी कहते हैं। इसमें हमें एक तालिका बनानी है, जो कि उदाहरण के लिए आपके राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ पर दी गई है। इसमें आपको एक तरफ
अनाज, दाल, मीट प्रोडक्ट, चीनी, तेल, दूध उत्पाद, फल, सब्जी, ये सारी वस्तुओं की लिस्ट बनानी है और उसके बगल में कॉलम बनाना है जिसमें आप ये एंट्री करेंगे कि आपने कितनी बार यानी कितनी संख्या में उसे खाया है। तो आपने कल जो भी खाया है उसको इसी तालिका में आप भरेंगे। फिर उसमें आप ये देखेंगे कि एक दिन में कितना चावल, दाल, फल, दूध, रोटी आपने लिया है। इस गतिविधि को दी गई तालिका के अनुसार आप पूरा कर लीजिए। आरडीए यानी दैनिक पोषण की आवश्यकता का अर्थ है एक दिन में कितने पोषक तत्व की हमें ज़रूरत होती है जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहे और सारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो पाए। यह विभिन्न एज ग्रुप्स के लिए दिया जाता है, जैसे वयस्क के लिए, शिशु के लिए, बच्चे के लिए, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए। यह पोषक तत्वों की ज़रूरत में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी कंसिडर करता है, जो आहार में भिन्न हो सकते हैं। आरडीए 2 कारक पर डिपेंड करता है। पहला, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे बच्चे के शरीर की ज़रूरत एक वयस्क या फिर एक वृद्ध व्यक्ति की ज़रूरत से अलग होगी। दूसरा कारक है तत्वों की उपलब्धता, यानी कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में बॉडी को मिलता है और बॉडी उसे यूज़ कर पाती है या नहीं। जैसे प्रोटीन दाल में होता है, बट उसके साथ ही कुछ ऐसे पदार्थ भी दाल में मौजूद होते हैं जो उसको यूज़ करने में रुकावट डालते हैं। तो इसी के अनुसार दैनिक पोषण की आवश्यकता को निश्चित किया जाता है। अब यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं। इसमें ये जो ICMR की टेबल है ये एडल्ट मैन और एडल्ट वुमेन की दी हुई है। इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ तो जेंडर के हिसाब से ग्रुप किया गया है और दूसरा इसमें सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हेवी वर्कर की कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें जो एक जनरल यानी एक एवरेज हमने सोचा है कि एक एवरेज मैन जिसकी वेट जो है वो 60 किलो के करीब है और एक एवरेज वुमेन जिसका वेट जो है वो 50 kg है, यानी होना चाहिए इतना। तो उसके हिसाब से उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेडेंट्री वर्कर्स कौन होते हैं, मॉडरेट वर्कर कौन होता है और हैवी वर्कर कौन होता है। सेडेंट्री वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर बैठने का काम करते हैं और उनका जो कैलोरी इनटेक है वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली मॉडरेट वर्कर के और हैवी वर्कर के। तो जो मॉडरेट वर्कर हैं उनका थोड़ा बैठना होता है, लेकिन साथ में उनके हाथ और पैर की एक्टिविटी भी होती है। जो हैवी वर्कर्स होते हैं उनका पूरी बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेडेंट्री वर्कर्स वो हो गए जो डेस्क जॉब करते हैं, मॉडरेट वर्कर्स वो हो गए जो इधर से उधर यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करते हैं, हैवी वर्कर्स वो हो गए जो कि मजदूर होते हैं। अगर हम लेडीज़ के बारे में बात करें तो सेडेंट्री वर्कर्स वो हो गई जो कि जैसे टीचिंग जॉब्स में हैं या क्लरिकल जॉब्स में हैं। मॉडरेट वर्कर्स वो हो गए जो कि जो कि अपने हाथ पैर यानी अपने घर का भी काम कर रहे हैं, प्लस वो सेडेंट्री जॉब्स में भी हैं। हैवी वर्कर्स वो हो गए जो कि सारा अपना काम करते हैं, यानी पूरा आपके घर के जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं उनको करते हैं, उनके पास कोई हेल्पर नहीं है। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं हमारी न्यूट्रिएंट इनटेक को अफेक्ट करती हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि हर चीज़ में जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो मैन की है वो 60 ग्राम्स है पर डे, वहीं विमेन की जो है वो 50 ग्राम्स पर डे है। ऐसे ही हर एक न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डेली चेंज होती है। अब इसमें आप ये देखिए कि जो सेडेंट्री वर्कर्स, मॉडरेट वर्कर्स और हैवी वर्कर्स हैं उनमें कैलोरी इनटेक्स में तो फ़र्क है, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स में इतना फ़र्क नहीं है। उसका कारण ये है कि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। तो जो जितना कम काम करेगा उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी।
अब ये टेबल को देखिए आप, इसमें जो है बच्चों की कैटेगरीज के बारे में आपको दिखाया गया है। जैसे हमने ग्रुप किया है 1 से 3 साल, 4 से 6 साल, 7 से 9 साल, 10 से 12, बॉयज़ गर्ल को फिर हमने उसको डिवाइड किया है, उसके बाद 13 से 15 और 16 से 18। तो हम ये देख रहे हैं कि कैलोरी इनटेक जो है वो 1 से 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आप देखिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी हर एज ग्रुप के लिए अलग है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी हर एज ग्रुप के लिए अलग है। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो 10 से 12 साल और 13 से 15 साल के बीच में दिया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है, बोन कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जिसके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ये जो है एडल्ट रिक्वायरमेंट से काफ़ी अलग है। उसका रीज़न ये है कि जो एडल्ट रिक्वायरमेंट है, यानी जो एडल्ट काम करते हैं, जो उनकी बॉडीली फंक्शंस हैं, वो एंटायरली डिफरेंट हैं बच्चों के फंक्शन से। क्योंकि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे होते हैं, ज़्यादा खेलते हैं, उनकी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा होता है, इसीलिए उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एडल्ट से ज़्यादा होती हैं। अब जब एडल्ट्स होते हैं वहाँ मेंटेनेंस का काम ज़्यादा है, उतना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता। एनआईए के रिकमेंडेशन के अनुसार ये फूड पिरामिड तैयार किया गया है, जो जानकारी देता है कि एक एडल्ट वुमेन को एक दिन में क्या और कितना खाना चाहिए। ये पिरामिड एक वयस्क लेडी जिसका वेट 50 kg है और वो सेडेंट्री वर्कर है, जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट 1875 किलो कैलोरी है, उसके हिसाब से बनाया गया है। ज़रूरत के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए एनआईएन ने बनाया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस पिरामिड को देखिए। इसमें फूड आइटम्स के नाम और साथ में एक पोर्शन का वजन और कितने पोर्शन यानी आपको कितने हिस्से खाने चाहिए एक दिन में, वो भी बताया गया है। बेस में जैसे सीरियल यानी अनाज लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि एक वयस्क औरत की डाइट में सबसे ज़्यादा अनाज के पोर्शन होते हैं। 30 ग्राम से ज़्यादा 30 ग्राम का एक पोर्शन होता है और 9 पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरीके से फ्रूट का 1, वेजिटेबल के 3, मीट अगर आप खाते हैं तब उसका 30 ग्राम का एक पोर्शन, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उस केस में दाल के 2 पोर्शन, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के 3 और फैट्स एंड शुगर के 4 ईच पोर्शन आपको एक दिन में खाने चाहिए। इन केस कोई लेडी प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है तब कुछ पोर्शन दी गई तालिका के अनुसार बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे एक वयस्क फीमेल के लिए पिरामिड था, उसी तरीके से एल्डर्ड मैन के लिए भी है, बट थोड़ी भिन्नता के साथ। जैसे इसमें जो रेफरेंस मैन लिया गया है उसका वेट 60 kg है और वो भी सेडेंट्री है और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट 2425 किलो कैलोरी है। सीरियल, फैट्स एंड शुगर्स के पोर्शन ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बाकी एडल्ट वुमेन की तरह ही पोर्शन रिकमेंड किए गए। अब आइए तीसरी गतिविधि करते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि एक पोर्शन साइज का क्या अर्थ होता है, यानी एक पोर्शन में कितनी मात्रा भोजन आता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। इसके लिए आपको कटोरी, तौलने वाली मशीन और दाल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप कच्ची दाल लीजिए और उसको वे करिए, यानी उसका वज़न लीजिए, और साथ ही में उस कटोरी पर निशान भी लगाइए जहाँ तक वो है, यानी 30 ग्राम के करीब हम उसे नापेंगे और किसी भी मार्कर से निशान लगाएंगे। अब उसको पकाइए और दोबारा तौलिए, और अब जहाँ पर आए उस पर दोबारा निशान लगाइए। अब दोनों में अंतर आप देख पाएंगे कि वजन में कितना अंतर आया है और उसकी मात्रा में कितना फर्क आया है। इससे आपको आरडीए के अनुसार खाना बनाने में मदद मिलेगी। आइए अब देखते हैं एक्सचेंज लिस्ट, जो आईसीएमआर के अनुसार बनाई गई है।
यानी ऐसी तालिका जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि एक पोर्शन फूड आइटम में आपको कितनी मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे एक मग दूध यानी 250 ग्राम दूध में लगभग 170 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 8 ग्राम प्रोटीन और 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इस तालिका की मदद से आप अपना डाइट चार्ट भी बना सकते हैं। आपको अपनी डाइट को कम या ज़्यादा करने में भी मदद मिलेगी। आइए अब एक एक्टिविटी करते हैं जो आपको एक आइडिया देगी कि आपकी डाइट आरडीए के अनुसार है या नहीं। इसके लिए जो तालिका आपने एक्टिविटी 1 में बनाई थी वो निकालिए और उसमें एक और कॉलम ऐड करिए आरडीए के अनुसार, जैसा उदाहरण के लिए दिया गया है। अब दोनों को कंपेयर करिए कि आप आरडीए के अनुसार सही खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। फिर उसी के अनुसार अपनी डाइट में मात्रा को कम या ज़्यादा करिए। इस गतिविधि से आपको आपका स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलेगी। ये गतिविधि आप बच्चों के साथ क्लास में भी कर सकते हैं। पहला भाग यही खत्म होता है। आप सबका मुझे सुनने के लिए थैंक यू एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मॉड्यूल इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वंस अगेन